हाँ जी एवरीबॉडी। कैसे हैं आप सब लोग? बढ़िया हैं। चलो, आज क्या है सर? ये क्या है सिलेबस 2016? भाई आज ये सीएम में इंटर वाले बच्चे जो लॉ वाले हैं उनके लिए आज ये पहली क्लास है। क्योंकि ऐसा होता है ना, पहली पहली बार हम किसी से मिलते हैं, है ना, उससे जान पहचान होती है, थोड़ी बहुत बातचीत होती है, तो वो बातचीत ही करने आया है। अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ, जैसे एक ज़माने में कोई आपका बेस्ट फ्रेंड, सॉरी, आज जो आपका बेस्ट फ्रेंड है या है, कैसे भी है या जो भी है, जिसको भी तुम बेबी बाबू सोना कभी बोल देते हो प्यार से, उससे कभी इंट्रोडक्शन हुआ होगा। हाँ, धीरे धीरे पता चला होगा। तो ऐसे ही यहाँ पर हो रहा है। तो मतलब आपको बेबी बाबू सोना नहीं बनाना है हमने? अरे नहीं नहीं भाई, सब्जेक्ट को बना लो। सब्जेक्ट को तो अपना बेस्ट फ्रेंड बनाना ही पड़ेगा ना। वैसे भी लॉ से बच्चों को डर लगता है, पर अब नहीं लगेगा, अब नहीं लगेगा। ओके, ऐसा क्या होगा, चलो देखते हैं। देखो, सबसे पहले सिलेबस 2016, नया सिलेबस जैसे ही आएगा उस पर भी वीडियो बनाकर दे दूंगा, ठीक है। बट एज ऑफ नाउ थोड़ा सा चिल करो और बात को समझने की कोशिश करो। अभी चल रहा है सिलेबस 2016। जैसे होता ना यार, एक क्रिकेट के अंदर बहुत सारे पॉइंट्स होते हैं। आईपीएल देखते हो आप लोग, है ना, बैटिंग है, बॉलिंग है, फील्डिंग है। ऐसे ही हमारे सिलेबस को 4 पार्ट्स में उसने डिवाइड कर दिया। 4 पार्ट्स में। सर रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ, सिलेबस पे मत जाओ पहले। फिर पहले आप मुझे ये बताओ, मेरे सब्जेक्ट का नाम क्या है? मैंने कहा लॉ एंड एथिक्स। मैंने कहा लॉज एंड एथिक्स, पेपर नंबर 6। कह रहा ये सब बातें तो ठीक हैं, पर एक बात बताओ, लॉ ये बनाया किसने और हमें पढ़ा क्यों रहे हो? बिना लॉ को पढ़ाए काम नहीं चलता क्या? क्या ऐसा नहीं हो सकता जैसे 12th के अंदर था, फिजिकल एजुकेशन ले लूं? लॉ मुझे अच्छा नहीं लगता। पहले तो ये समझो लॉ क्या है, ठीक है। लॉ क्यों क्यों आप पढ़ा क्यों रहे हो लॉ, और हमारे सिलेबस में क्यों है, और पढ़ना क्या क्या है? ये तो बहुत बड़ी समस्या है सर। सर लॉ ना मुझे पहले से ही पसंद नहीं था। कोई बात नहीं, पसंद नहीं था तो क्या हो गया यार, बचपन में भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी जो पसंद नहीं थी, आज ठीक है ना, आज अच्छी लगती हैं, ये भी अच्छा लगने लगेगा। अब लॉ है क्या, देखो, चलो पहले कुछ चीज़ों के बारे में बात करते हैं, कुछ धीरे धीरे चीज़ें। अकाउंट्स पढ़ते हो? हाँ, सीएम में हैं हम, है नहीं तो हो जाएंगे कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट। अकाउंट्स पढ़ते हो? बैलेंस शीट बनाते हैं? हाँ, आओ चलो एक कंपनी की बैलेंस शीट या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आपको दिखाता हूँ। मतलब नया नहीं, पुराना दिखाता हूँ। अब अगर लॉ नहीं होगा तो पता क्या होगा, हर एक इंसान अपनी चलाएगा। कोई कहेगा बैलेंस शीट में मैं तो नहीं लिख रहा है सेट, मैं तो नहीं लिखता, तेरे को जो करना है कर ले, मैं तो ऐसे ही बनाऊंगा, है ना। कोई प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर कहेगा मैं तो खाली प्रॉफिट प्रॉफिट दिखाऊंगा, खर्चे दिखाऊंगा ही नहीं, मैं तो नहीं कर रहा, जो तूने करना है तू कर ले, है ना। तो लॉ तो कहेगा यार ये तो बड़ी बंदे ही बड़े खतरनाक निकल आए हैं, ऐसे कैसे चलेगा, है ना। बेचारा लॉ तो रोएगा बैठ के। हर एक बना गवर्नमेंट कहेगी यार हम टैक्सेस कैसे इकट्ठे करेंगे भाई अगर तुम लोग अपनी मर्जी चलाओगे तो। अब एक बंदे ने बोला, कह रहा नहीं मेरे को एसेट है ना, मेरे को एसेट लेफ्ट साइड पे दे दो और लाइबिलिटी राइट साइड पे दे दो। मैंने कहा अच्छा अच्छा, इसका क्या करोगे? कह रहा थोड़ी सी जगह बचा दो नीचे, बढ़िया लगेगा। किसी ने ड्राइंग की तरह बैलेंस शीट बना दी। हर एक बंदे ने अपने अलग अलग फंडे निकाल दिए। कह रहा सर आपके फंडे जो भी हों वैसा नहीं चलेगा, मैटर कैसे चलेगा देखो। चलो ये रिलायंस की बैलेंस शीट है, मे बी आप अच्छे से देख पा रहे होंगे, देख पा रहे हैं? हाँ सर बिल्कुल क्लियर है। अब ये बैलेंस शीट में यही तो फंडा है जो आप भी अडॉप्ट करते हो, है ना। किसने बोला ये? एज पर शेड्यूल 3 ऑफ कंपनीज एक्ट ने कहा है सर बैलेंस शीट ऐसे बनानी है, वरना हर एक बंदा अपने तरीके के फंडे बनाता। कोई कहता नहीं इक्विटी एंड लाइबिलिटी में ये शेयर एप्लीकेशन नॉन करंट लाइबिलिटी को हटा दो, मुझे तो नहीं रखनी है बैलेंस शीट में, हटा दो ये सारी। कोई कहता मैं कंपैरिजन क्यों दूं, 2015-14 दो फिगर क्यों दूं, सिर्फ आज की बात करेंगे, ठीक है। उसके बाद वो कहता है मैं कंसोलिडेटेड क्यों बनाऊं। कोई कहता है यार ठीक है मुझे लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस डालना ही नहीं है नॉन करंट एसेट के अंदर। कोई कहता है कि मुझे ट्रेड रिसीवेबल डेटर को दिखाना ही नहीं है, ये मैं मानता ही नहीं इसको अपना एसेट। तो क्या करोगे? लॉ ने कहा भैया तुम मानो या ना मानो। तो सर मतलब अकाउंट्स भी लॉ से चलता है? हाँ, आपके आसपास हर एक चीज, आपका बिजली का बिल, पानी का बिल, आपके यहाँ पर चार्ज किया हुआ जीएसटी, ये हर एक चीज लॉ है बेटा। गली में वो आवाज लगाता ना आलू ले लो आलू, वो भी लॉ है। कैसे? अरे वो भी एक तरीका, जो डील करने का तरीका है, वो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है। अच्छा, हमें तो पता ही नहीं था, यही तो बताने आया हूं। अब ऐसे ही जैसे इन भाई साहब ने कंसोलिडेटेड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बना दिया, ठीक है। बैलेंस शीट पुरानी है इसका मतलब ये नहीं है क्लास पुरानी है, ठीक है।
अब जैसे आपने इनकम बनाया, यहाँ पर इनकम दिखाया, एक्सपेंडिचर दिखाया, टोटल एक्सपेंसेस, टैक्स एक्सपेंसेस, मतलब पूरी की पूरी टैक्स लायबिलिटी तक आप यहाँ पर निकाल कर ले आए। अब कुछ बंदे कहेंगे यार ठीक है हमारा रेवेन्यू तो देख लो, इनकम फ्रॉम सर्विसेज देख लो, पर हमारे पास ये एक्साइज ड्यूटी यहाँ से ना हम तो नहीं लिखेंगे इसको। कोई कहेगा मैं स्टॉक इन ट्रेड नहीं लिख रहा, कोई कहेगा मैं एम्प्लॉय की बात नहीं कर रहा, कोई कहेगा डेप्रिसिएशन मैं यहाँ पर क्यों लिखूं, सीधा बैलेंस शीट में एसेट में से काट के दे दूंगा तुम्हारे को। सब लोग एक जैसा काम क्यों कर रहे हैं सर? सब एक जैसा काम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि लॉ ने बोला है ऐसा करियो। ऐसा नहीं करेगा तो सर दिक्कत हो जाएगी, वरना गवर्नमेंट ही परेशान हो जाएगी, यार ये इसने बैलेंस शीट में क्या लिख दिया है ना, पता नहीं, इसकी तो बैलेंस शीट ही समझ नहीं आ रही। अगला फंडा देखो सर, लॉ अगर नहीं होगा तो क्या होगा, लॉ नहीं होगा तो क्या होगा, आओ देखो देखो देखो, ये आपके पास जीएसटी है। आप अगला सब्जेक्ट जो आपका पढ़ते हैं बहुत ही बढ़िया तरीके से, जिसे कहते हैं टैक्सेशन। टैक्सेशन, जीएसटी लगेगा भैया, क्लास खरीदोगे जीएसटी लगता है, हाँ 18% सर, 18%। मैंने कहा मैं तो नहीं दे रहा, मैं तो नहीं दे रहा। गवर्नमेंट सर घर से उठा के ले जाएगी आपको, ऐसे कैसे नहीं दे रहे आप? क्यों? मेरी मर्जी नहीं है, देना पड़ेगा सर। क्यों? लॉ है, कानून है, नहीं दोगे तो सर पेनल्टी, इंटरेस्ट, पता नहीं कितना कुछ लग जाएगा। अच्छा ऐसा भी कुछ होता है? हाँ सर, टैक्स भी तो लॉ ही है, वो ही तो बताता है। देखो ऐसे आपने ये जाकर वेबसाइट देखी होगी, ठीक है, 2.5%, 5%, कौन सी चीज़ पर कितना परसेंट टैक्स है, ये लॉ ही तो है सर। टैक्स भी तो एक टाइप का लॉ ही है जो बताता है कि हाँ अगर आपने वीट, ग्लूटेन ऐसा कुछ बना दिया 5% लगेगा, कहाँ पर कितने परसेंट ड्यूटी लगेगी, ठीक है, ये सब यहाँ पर लिखा होता है। किस पर 12% है, किस पर 18% है, हर एक चीज़ लिखी होती है ना, और हमें उसी के अकॉर्डिंग चलना होता है। नहीं मानेंगे तो लॉ मत मानो। अगर ऐसे ही लॉ नहीं होगा तो क्या होगा, ये चीज़ भी मैं अपने बच्चों को हमेशा से ही बताता हूँ कि बेटा देखो इंडिया में कितने क्राइम होते हैं। ये देखो आपके सामने जो डेटा है एज ऑफ 2019 का डेटा है, ये 2019 का, ठीक है, कितने केसेस आए? 51.5 लाख, 51.5 लाख केसेस आए 2019 में। आज के टाइम पर कितने पेंडिंग केसेस हैं? कह रहे सर लगभग 26,000 जजेस हैं हमारे पास, और पेंडिंग केसेस हैं लगभग 4.7 करोड़। ये सब क्या है, ये सब क्या है? कह रहा सर ये सब भी तो लॉ ही है। लॉ की वजह से ही तो एक इंसान ने अगर किसी की प्रॉपर्टी पर कब्जा कर लिया, किसी ने धूम 3 की तरह कोई बैंक लूट लिया, किसी ने किसी का मर्डर कर दिया, जैसे वो सुना होगा यार, वो कौन सा बंदा था अभी जिसका अभी पीछे मर्डर कर दिया गया, जिसको गोलियां मार दी, सिद्धू मूसेवाला। अब उसकी फैमिली को न्याय कैसे मिलेगा? लॉ है ना सर। हाँ, तो इतना सारा पढ़ना है हमें, तुम्हें इतना सारा नहीं पढ़ना है, सिर्फ बता रहा हूं लॉ है क्या, लॉ क्यों है। नहीं होगा तो हर एक इंसान अपनी चलाएगा। एक स्टैंडर्डाइजेशन लाने के लिए, सेफ्टी लाने के लिए लॉ को लाया गया। तो चाहे आपका अकाउंट्स भी लॉ के हिसाब से चलता है, टैक्सेशन भी लॉ के हिसाब से चलता है। अगर ये फॉर्म्स नहीं होंगे तो कोई बंदा आईटीआर अलग तरीके से भर रहा है, दूसरा जुगनू अलग तरीके से भर रहा है, मोटू अलग तरीके से भर रहा है, पतलू अलग तरीके से आईटीआर भर रहा है ना? हाँ सर, अगर ऐसे ही, सर एक एग्जांपल मैं बताऊं, हाँ बताओ, अगर ऐसे ही लॉ नहीं होगा तो सर सड़कों पे रेड लाइट नहीं होगी। हाँ, रेड लाइट नहीं होगी तो सर फिर फंस गए ना हम। ऐसे कैसे फंस गए सर? हर एक इंसान कोई राइट से जा रहा होगा, कोई लेफ्ट से जा रहा होगा, कोई अपनी गाड़ी सीधी सीधी चला रहा होगा, कोई ऐसे रिवर्स चला रहा होगा, कोई फुटपाथ पे चला रहा होगा सलमान खान की तरह। हाँ, तो कुछ भी हो सकता है। तो चीज़ों को सही से रखने के लिए लॉ चाहिए होता है, सेफ्टी के लिए लॉ चाहिए होता है, स्टैंडर्डाइजेशन के लिए लॉ चाहिए होता है, वेलफेयर के लिए लॉ चाहिए होता है। अब अगर सीधी सी बात है लॉ नहीं होगा तो सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट की लड़ाई हो जाएगी, भाई इस जीएसटी में तुम्हारा कितना है, हमारा कितना है ना? टैक्सेशन की पहली क्लासेस के अंदर ऐसा भी कुछ पढ़ते हो आप टैक्स भी पढ़ाते हो क्या? नहीं, मैं क्या करूँगा टैक्स पढ़ा के यार। मैं आपको ये पढ़ाता हूँ, ऑपरेशंस मैनेजमेंट पढ़ाता हूँ, स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट पढ़ाता हूँ, ऑडिट भी कभी कभी, पर इतना बहुत है। अब चलो, अब आते हैं फिलहाल मुद्दे की बात पर। 2-3 चीज़ें जो और समझने वाली हैं उन पर चलते हैं, ठीक है, उन पर चलते हैं। अब हमने ये देखा कि इतने सारे फंडे हमारे यहाँ पर काम कर रहे हैं, अकाउंट्स है हमारे पास, टैक्सेशन है, या फिर हमारे पास लॉ है। कह रहा सर ये तो बहुत सारी चीज़ों को चला रहा है, लॉ के भरोसे ही बहुत कुछ चल रहा है। अब ये लॉ बनता कैसे है?
लॉ बनता कैसे? लॉ बनता कैसे मतलब कैसे बनता है? जैसे मैगी बनाते हो वैसे बनाते हो क्या? किचन में बन गए, बनाइए मैगी, बनाई आ गए, ऐसा कुछ होता है? नहीं नहीं। तो फिर लॉ बनता है ठीक एक लव मैरिज के प्रोसेस की तरह। अच्छा, किसी के भी घर में शादी होती है, ठीक है, किसी के भी घर में शादी होती है, वैसे ही लॉ बनता है। जैसे सिंपल सी बात है भाई, पहले तो आपस में प्रपोजल होता है, तुमने दुनिया, इसको ले लो, रणबीर कपूर, आलिया भट्ट, इनको ले लो सर, उनका तो बच्चा, अबे यार तुम पढ़ाई करो यार, उनका तो बच्चा, ठीक है, बिल प्रपोज हुआ, सबसे पहले एक प्रपोजल हुआ कि क्यों ना रणबीर कपूर की आलिया भट्ट से शादी करवा दी जाए। हाँ, फिर क्या हुआ, रणबीर कपूर के घर में बात हुई, एल माने लड़का माने लोअर हाउस, यानी कि लोकसभा। लोकसभा में बातचीत चली, भाई साहब कपूर खानदान ने हाँ कर दी। उसके बाद आलिया भट्ट के घर गए, क्योंकि लड़की वालों को ये बोला जाता तुम्हारी लड़की राज करेगी, है ना। फिर उसके बाद राज्यसभा में गए, राज्यसभा के बाद उसके बाद पंडित जी को बुलाया, प्रेसिडेंट अप्रूवल, और फिर वो ऐसे ओम मंगलम मंगलम ऐसे करके कार्ड छप गए। फिर उसके बाद आया नोटिफिकेशन इन ऑफिशियल गेजेट। इस तरीके से कोई भी लॉ बनाया जाता है। सर क्या मस्त एग्जाम्पल दिया आपने, अरे मस्त एग्जाम्पल बहुत सारे हैं मेरे पास, ठीक है, बस स्टे ट्यून्ड। अच्छा, मैं एक और चीज़ यहाँ पर कहना चाहता हूँ, बेटा देखो, ज़रूरी नहीं है सब बच्चों को मेरा बताया हुआ समझ में आ रहा हो, तुम लोग कहीं से भी कैसे भी पढ़ रहे हो, बस एक चीज़ का ध्यान रखना, इसको पूरा करके जाना, इसके बाहर कभी भी पेपर नहीं आता। कोई भी बच्चा, कोई भी सब्जेक्ट है, अगर आप CMA के अंदर हैं, इस अपने पर्टिकुलर रिस्पेक्टिव सब्जेक्ट को यहाँ से पढ़कर जाएं, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप ये नहीं पढ़ते हो तो ही प्रॉब्लम होती है। अच्छा, ICMAI मॉड्यूल ये ज़रूर करना है, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर भी बहुत बढ़िया माशाअल्लाह नाम की चीज़ होती है, उसको कर लिया तो बल्ले बल्ले। तो पहले लोकसभा, L माने लड़का, ठीक है, R माने लड़की, R मान लो किसी भी लड़की का नाम है यार, R से, ठीक है। उसके बाद फिर आता है प्रेसिडेंट अप्रूवल, प्रेसिडेंट अप्रूवल आने के बाद देन वी गो फॉर नोटिफिकेशन इन ऑफिशियल गेजेट। सिंपल सी बात है। अब ये पेपर आता तो 100 मार्क्स का है सर, 3 घंटे का होता है। सर ये बता दो पढ़ना कैसे है, पढ़ना कैसे है, पढ़ाऊंगा ही तो मैं, ठीक है ना, पढ़ना कैसे है। पर एक चीज़ ध्यान रखना, जो मेजर सबसे बड़ी मिस्टेक है वो है कि ये एथिक्स के पोर्शन को अंडर एस्टिमेट कर देना। ये एथिक्स को अंडर एस्टिमेट मत करना बेटा, 10 पेज पढ़ने होते हैं, बस 10 पेजेस पढ़ने होते हैं आपको 10 मार्क्स के लिए। स्ट्रैटेजी पर कभी एक वीडियो बना दूंगा, बहुत छोटी सी है, बच्चे सबसे ज़्यादा टाइम लगा देते हैं इन चीज़ों पर, इसको तो ध्यान ही नहीं देते हैं। कॉर्पोरेट लॉ और एथिक्स नाम की कोई वस्तु है भी, कुछ पता ही नहीं चलता है किसी को, ऐसा कुछ कंपोनेंट है भी सही। अरे भैया हर एक चीज़ मैटर करती है, हर एक चीज़ की अपनी एक अलग वेटेज है, अपना एक अलग फीचर है, तो इस बात को समझना। अच्छा, अब हमें क्या क्या पढ़ना है, हमें ये चाकू छुरी वाले ये जो सर ये क्राइम्स जो होते हैं ये हमें ये पढ़ने हैं क्या? नहीं नहीं, तुम्हारे को क्राइम से कोई लेना देना नहीं है। जितने भी ये प्रोफेशनल हैं, CS CS CM में लड़ाई नहीं लड़ते ये, क्योंकि बेटा लड़ाई लड़ने का मतलब है मोरल टर्पिट्यूड का केस। कल को आप पास हो जाओगे, मान लो चलो अब आप CM में बन गए, मान क्या लो एक दिन बन ही जाओगे, 28 लाख रुपए बच्चों को मिल ही रहा है, तुम्हारे को हो सकता है 50-70 लाख रुपए मिले, ठीक है। अब CM में आप बन गए और बनने के बाद एक मोरल टर्पिट्यूड का केस आपके ऊपर लग गया, ऐसा कोई केस जिसमें 15 दिन या उससे ज़्यादा की 6 महीने से कम की सज़ा भी होती है, वहाँ भी आप फंस जाते हो। आप बस में जा रहे हो, आपने टिकट नहीं ली, ट्रेन में जा रहे हो, टिकट नहीं ली, आपको जेल हो गई सर, रिकॉर्ड्स में आगे गए सर, मोरल टर्पिट्यूड का केस आ गया, डिस्क्वालीफाई हो जाओगे। कहीं पर डायरेक्टर की पोजीशन पे हो गए, KMP की पोजीशन पर हो गए, तो बड़ा ध्यान रखना पड़ता है। प्रोफेशनल आदमी कभी लड़ता नहीं है किसी से, ध्यान रखना, इन सब चीज़ों से दूर ही रहता है। अच्छा, अब हाउ टू प्रिपेयर पे कभी हम बात करेंगे, बट आज नहीं। आज ये समझना ज़रूरी है कि कौन सा टॉपिक कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। कमर्शियल लॉज आपके पेपर में आता है सीधा सीधा 30 मार्क्स का, 30 मार्क्स का। हाँ, अब ये इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट एडवांस लेवल, पहले वाला नहीं जिसमें ऑफर, प्रपोजल, ये सब चीज़ें, ये सब तो पढ़ ली, ये सब तो पढ़ लिया है, ये सब नहीं पढ़ेंगे, पढ़ेंगे एडवांस लेवल। बेलमेंट क्या है, कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, कुछ भी मुश्किल नहीं है, मुश्किल सिर्फ इतना ही है। चलो आओ यार सीधा करके ही दिखा देता हूँ, सीधा आपको दिखाते ही हैं सामने से। पर फिलहाल इतना देख लो कि कमर्शियल लॉ 30 मार्क्स का है, इंडस्ट्रियल लॉ कितने मार्क्स का है, 25 मार्क्स का है, कॉर्पोरेट लॉ कितने मार्क्स का है, 35 मार्क्स का है,
और यहाँ पर एथिक्स 10 मार्क्स का है। ये आपकी फर्दर बाइफर्केशन है, ठीक है, कि बॉलर्स हैं, बैटिंग करने वाले हैं, फील्डिंग करने वाले हैं, सिंपल सी बात है। अच्छा, तो आप क्या पढ़ाओगे? चारों चीज़ें। कुछ ऐसा इम्पोर्टेंट अभी कुछ भी नहीं होता। पेपर के पॉइंट ऑफ टाइम पे इस बारे में बात कर सकते हैं कि क्या ज़रूरी है। ये भाई साहब फॉर्म में रहते हैं हमेशा, ये लो और बोलो, फॉर्म में रहते हैं। ये 2 चैप्टर कमर्शियल लॉ में फॉर्म में रहते हैं। फॉर्म में रहने का मतलब 50% से ऊपर यही दोनों ले जाएंगे, मतलब ये दोनों मिलाकर 15 मार्क्स, 20 मार्क्स भी हो सकता है। ओके, ऐसे ही आगे बता दो, हाँ बस इम्पोर्टेंट बता दो और उसके बाद आप घर जाओ, उसके बाद हमें किसी चीज़ की ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है। एनीवेज देखो, अब इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट जो है हमारा सबसे पहला चैप्टर, ठीक है। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट क्या है ना बेटा, कुछ भी नई चीज़ नहीं है, कुछ भी नई चीज़ नहीं है। अब उसने ये बताया कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए क्या क्या होता है, ऑफर, एक्सेप्टेंस, ये सब चाहिए, चीज़ें चाहिए होती है। देखो ऑफर एक्सेप्टेंस क्या है, ये भी फिर से बता रहा हूँ, कुछ नया नहीं है। ऑफर एक्सेप्टेंस बहुत पहले से चल रहा है ये सब। कैसे? गली में एक बंदा आवाज़ लगाता है, बहुत बार आप पढ़ रहे हो, पीछे से आवाज़ आती है, आलू ले ले, आलू आलू। ये क्या है? पूरी गली को ऑफर दे रहा है, जनरल ऑफर। एक हीरो ने आलिया भट्ट ने जाके रणबीर कपूर ने या आलिया भट्ट ने जाके रणबीर कपूर को प्रपोज कर दिया, स्पेसिफिक ऑफर, उसको ही प्रपोज किया है। मैं जाकर थोड़ी हाँ कर दूंगा बीच में कि मेरी तरफ से हाँ है ना। वो कहेगी तू कौन भाई? मैंने कहा भाई, मैं कहा तुमने ये जनरल ऑफर नहीं दिया था, नहीं स्पेसिफिक ऑफर है ना। अब ऐसे ही काउंटर ऑफर होता है, बहुत सारे टाइप के ऑफर। काउंटर ऑफर क्या होता है? कुछ भी नहीं, गली में जा रहा है, टमाटर ले लो, टमाटर। उसने एक ऑफर दिया, मम्मी ने पूछा, ऊपर छज्जे से ही पूछ लेते हैं हमारे यहाँ, कुछ नया नहीं हो रहा है, छज्जे से ऊपर से ही रेलिंग से ही पूछ लेंगे, भैया कितने रुपए? 30 रुपए। नहीं 50 का 2 किलो लगाओगे तो 2 किलो दे दे। हाँ, अब उसने तो ऑफर दिया था, ऊपर से खड़े होकर मम्मी ने एक ऑफर दे दिया, ऐसे कहते हैं काउंटर ऑफर। हाँ, है ना, इसे कहते हैं काउंटर ऑफर। अब इतने में ही क्या होता है, चलो मान लो ये आप टमाटर ले रहे थे, इतने में क्या होता है, पता चलता है भाई साहब, पता चलता है कि वो टमाटर वाला जो है टमाटर चोरी करके लाया था कहीं से। कोई एक बंदा ऐसे रेडी लगा कर कहीं पे गया, ये रेडी भगा कर ले आया और यहाँ पर आकर बिंदास अपने टमाटर बेच रहा था। तो कह रहा सर इतने में क्या हुआ? इतने में भाई पता चल गया, पुलिस वाला आ गया हमारे घर पे, कह रहा तुमने चोरी के टमाटर खरीदे। मैं कहा जी हमारा क्या कसूर है, हमें तो पता ही नहीं था इस बारे में। कह रहा अवॉइडेबल। जहां पर फ्रॉड, कर्जन, अनड्यू इन्फ्लुएंस, ठीक है, मिस्टेक, मिस रिप्रेजेंटेशन, ऐसी चीजें आती हैं, कॉन्ट्रैक्ट को क्या बना देती हैं? अवॉइडेबल। जहां पर एक पार्टी एनफोर्स कर सकती है। मैंने कहा पुलिस वाले भैया हमें तो पता नहीं था, हमारे तो पैसे वापस दिलवाओ, तुम तो टमाटर भी लेके जा रहे हो यार, पैसे तो वापस करके जाओ। तो वो बोल सकता है, वो बंदा बोल सकता है नहीं मेरे टमाटर चोरी के नहीं है। नहीं सर, वो तो इन्फोर्स ही नहीं कर सकता, वो तो खुद किसी से टमाटर की रेडी छीन कर ले आया है। वॉइड कैसे हो जाता है? जैसे एक मूवी आई थी, ओ माई गॉड, ओ क्या मतलब, मूवी का नाम बताओ ना। अरे मूवी का नाम ही तो था ओ माई गॉड। उसमें क्या हुआ, कान्जी लाल जी मेहता, है ना, कान्जी लाल जी मेहता जो हैं, अब उन्होंने मान लो किसी बंदे को भगवान की मूर्तियां देने का कॉन्ट्रैक्ट ले लिया। अब कॉन्ट्रैक्ट ले लिया, बीच में भूकंप आ गया, अब कॉन्ट्रैक्ट फुलफिल हो नहीं सकता, ठीक है। अब ये क्या हुआ, ड्यू टू एनी नेचुरल कैलेमिटी या कोई ऐसा फैक्टर जो आपके हाथ में ही नहीं है, क्या हुआ, ये वॉइड हो गया कॉन्ट्रैक्ट। अच्छा, इसे वॉइड कहते हैं। हाँ, ऐसा कुछ हो गया जो आपके हाथ में ही नहीं है, जैसे कि कोरोना फैल गया पूरी दुनिया में, तुम कुछ कर लोगे? नहीं, कुछ नहीं कर सकते। कह रहा अगला फंडा समझो, अगली बात पर आते हैं। कह रहा सर ऐसे ही अब आता है कंसिडरेशन क्या है? समथिंग इन रिटर्न। अब वो समथिंग इन रिटर्न कुछ भी हो सकता है। टमाटर वाले से मैंने टमाटर ले लिए, मैंने बदले में उसको पैसे दिए, समथिंग इन रिटर्न। उसके लिए कंसिडरेशन पैसे हैं, समथिंग इन रिटर्न। मेरे लिए कंसिडरेशन क्या है? टमाटर जो मुझे वापस मिले, बस कंसिडरेशन। लीगैलिटी ऑफ ऑब्जेक्ट, जब भी कोई कॉन्ट्रैक्ट करोगे तो लीगल होना चाहिए। आपने देखा होगा यार, पीछे एक और केस आपने सुना होगा, हाँ, शाहरुख खान के बेटे वाला, ये सुना है? हाँ। अब अगर ऐसे संजू मूवी के अंदर भी था कि ड्रग्स ट्रैफिकिंग के अंदर फंस गए थे वो लोग, तो मतलब काम, अब ऐसे आपकी गली में कभी ये आवाज़ लगती है ड्रग्स ले लो, ड्रग्स, अफीम, बढ़िया अफीम, सर नहीं ऐसे तो इलीगल है ना बेचना। तो मैं भी तो ये कह रहा हूँ, इलीगल कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते भैया, इलीगल कॉन्ट्रैक्ट होगा ही नहीं।
अच्छा, लीगल होना चाहिए कॉन्ट्रैक्ट, है ना। आगे चलते हैं। ई कॉन्ट्रैक्ट मतलब आजकल तो ईमेल पे ही सारी बातें हो जाती हैं। हाँ, ईमेल पे ही हो जाती है ना। अब बहुत बार कॉन्ट्रैक्ट टूट जाता है। जब ऐसे आपने कॉन्ट्रैक्ट बनाया, भाई सीधी सी बात है, जहाँ पैचअप है वहाँ ब्रेकअप है, जहाँ ब्रेकअप है वहाँ पैचअप है। अब जैसे ब्रेकअप हो जाता है, कॉन्ट्रैक्ट का भी टर्मिनेशन या डिस्चार्ज हो जाता है। टर्मिनेशन क्या है? जब कॉन्ट्रैक्ट ही टूट गया, आप जी के क्या करें। दूसरा क्या है? डिस्चार्ज। डिस्चार्ज माने अब कॉन्ट्रैक्ट पूरा हो गया, मैंने टमाटर वाले से टमाटर ले लिए और मैंने उसको पैसे वापस कर दिए, इसे कहते हैं डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। अच्छा, ओके। बेलमेंट, प्लेज, इंडेमनिटी, गारंटी, ये सब चीज़ें होती हैं। इंडेमनिटी, गारंटी, सर थोड़ी सी बात बताओ इस बारे में। देखो, जैसे कि फॉर एग्जांपल मेरा एक दोस्त है जिसका नाम है छोटा भीम। छोटा भीम, छोटा भीम, छोटा भीम, छोटा भीम, यारों का है यार, सबका मददगार। छोटा भीम ने क्या किया, इसने एक्सिस बैंक से एक लोन ले लिया। एक्सिस बैंक से एक लोन ले लिया। लोन ने कहा, भाई छोटा भीम तुम तो बहुत छोटे हो, तुम लड्डू खा के कहीं भाग गए तो। मैंने कहा, अरे एक्सिस बैंक तुम टेंशन मत लो, मैं यहाँ पर हूँ, अगर छोटा भीम पैसे नहीं दे पाया तो मैं आपके पैसे रीपे करूँगा। ठीक है, मैंने बोला मैं तुम्हारे पैसे वापस दे दूंगा। कह रहा बहुत बढ़िया सर, तो इसे कहते हैं गारंटी। कहीं पर अगर फेलियर हो जाएगा तो बचा हुआ पार्ट मैं परफॉर्म कर दूंगा। कह रहा बेलमेंट क्या है, बेलमेंट क्या होता है, प्लेज क्या होता है। बेलमेंट तो बड़ी सिंपल सी चीज़ है, किसी भी इंसान को कोई चीज़ दे देना और पर्पस कंप्लीट होने पे वापस ले लेना। जैसे कि आप किसी मोची के पास गए, आपने बोला भैया ये जूते जो हैं इनको रिपेयर करके दे देना। बेलमेंट। बेलर, बेली, आपको देखते ही वो क्या करेगा, ई ग्राहक आ गए। कभी तुम्हारे को देख के ऐसे कहता है, अरे कौन आ गया दिमाग खाने, नहीं ना। किसी के भी पास जाओ, किसी आप टेलर के पास गए, पिताजी के पतलून 2 बिलान छोटी कर दो, है ना, तो बेलमेंट, बेलर, वो भी देख के क्या करेगा, ई बेलर। बेलर कौन है? जो आ रहा है सामने से, इसको मिल रहा है कुछ, जिसको भी मिलेगा वो क्या करेगा, ई बेली। ठीक है, बेलमेंट, प्लेज, लॉ ऑफ एजेंसी, प्रिंसिपल एजेंट का रिश्ता, LIC एजेंट बने। ये पूरा किस्सा बनाऊंगा, ये एजेंट चलता कैसे है, ये फंडा होता क्या है, प्रिंसिपल एजेंट वाला रिलेशनशिप चलता कैसे है आगे, इन सब चीज़ों के बारे में हम लोग बात करेंगे। यहाँ पर बता सकता हूँ ये चैप्टर कितने नंबर का आएगा, पर अभी बताने का कोई फायदा नहीं, पेपर में इस बारे में बात करेंगे। मैं बार बार बोल रहा हूँ बेटा, पढ़ो जहाँ मर्जी से, पर बस ये करके जाना, आप ये करवाओगे वर्ड टू वर्ड, लाइन टू लाइन। फिर भी मैं कहता हूँ, मैं तो एग्जैक्ट 100% आप मैच करिए। कुछ ऊपर नीचे निकलता है मुझे बताओ, मैं फिर से फिलर करके दूंगा। ठीक है, बस इतना भी नहीं कि सर एक एक वर्ड से चलाओ, मेरे पे कॉपीराइट स्ट्राइक मार देगा इंस्टीट्यूट यार। अब आता है सेल ऑफ गुड्स एक्ट। सेल ऑफ गुड्स एक्ट ना पहले इसी का ही पार्ट था। अच्छा, फिर अलग कर दिया। हाँ, जैसे घरों में होता ना, तू अपना बिजनेस अलग कर ले, अब इस भाई का बिजनेस अलग कर दिया, अब इसको अलग दुकान खोल के दे दी, तुम अलग दुकान खोलो यार। सेल ऑफ गुड्स एक्ट के अंदर क्या हुआ, उसने बताया कि सेल कैसे होगी। सेल होती है, अब सेल करने के लिए भी क्या है, किसी भी दुकान पे आप शाम हुई होगी, मार्केट जाते होगे। मार्केट हम नहीं जाते तो कोई बात नहीं, कभी भी ऐसे देखा होगा मार्केट में सेल हो रही है, तो किसी भी माल को खरीदने या बेचने के लिए 2 लोग बहुत ज़रूरी हैं, बायर और सेलर। यहाँ पर आप क्या हो, सर हम तो डेमो देख रहे हैं, अभी आपको चेक कर रहे हैं आप कैसे हो कैसे नहीं। हाँ, तो कोई भी सेल को करने के लिए 2 पार्टीज बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं, बायर और सेलर। ये 2 पार्टीज होंगी तो ही सेल होगी। अच्छा, अब जब माल बिक जाता है, आपने एक फ़ोन खरीदा किसी एक बंदे से, ठीक है, आपने खरीदा आईफोन, एक दुकानदार से आपने फ़ोन खरीदा। अब फ़ोन खरीदने के बाद आप, सर उसमें बहुत बार ना वो देखा, वो साबुन निकल जाता है, बात करूंगा इस बारे में, बात करूंगा। किसी का साबुन निकल रहा है, किसी की ईंट निकल रही है बीच में, किसी का कुछ। तो अब जैसे ही बायर ने इसको पैसे दे दिए, तो सेलर से ओनरशिप जो है, यानी कि मालिकाना हक जो है, वो बायर को ट्रांसफ़र हो गया। हाँ, अब जैसे ही मैं फ़ोन लेकर, आईफोन लेकर बाहर निकला, जैसे ही बाहर निकला, ये पकड़ा भाई साहब, चोर छीन के भाग गया। अब मैं दुकानदार को कुछ बोल सकता हूँ इस बारे में? नहीं, क्यों? ओनरशिप ट्रांसफ़र हो चुकी है, ओनरशिप ट्रांसफ़र हो चुकी है। मैं फ़ोन लेकर दुकान से आया, मैंने कहा, अरे भैया मैंने आपको बोला था वाइट कलर देना, आपने येलो दे दिया। अरे यार भैया, लाओ चेंज कर देता हूँ। मैं, भैया कैसा फ़ोन दिया है यार, इसमें आवाज़ तो आती नहीं है। वारंटी, ट्रांसफ़र ऑफ ओनरशिप, परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल। अब मैं उससे फ़ोन तो लेकर आ गया, पर मैं उसको गोली दे रहा हूँ। गोली कैसे? जैसे आपके बहुत सारे दोस्त होंगे जो आपको पैसे ही नहीं देते वापस,
पैसे नहीं देते वापस। हाँ होते हैं ना, कोई तो ऐसे जैसे पैसे लेके बैठ ही गए हैं, वो सोचता है भाई इसका पैसा मेरा पैसा एक ही बात है, ठीक है नहीं रहा वापस करके क्या करना है। तो अनपेड सेलर, किसी इंसान ने अगर चीज़ों को सेल कर दिया तो अब उसके पास क्या क्या राइट्स हैं, सेलर के पास क्या क्या राइट्स आपके पास अवेलेबल हैं। अच्छा, क्या क्या राइट्स अवेलेबल हैं? राइट्स ऑफ अनपेड सेलर। ऑक्शन सेल, ऑक्शन सेल क्या होता है? कुछ भी नया नहीं है, ये आपने वेलकम मूवी में देखा होगा, ओम जय जगदीश में देखा होगा, है ना। तो वहाँ पर क्या होता है, बोली लगाई जाती है, बताओ भाई कितने का बेचना है, कितने का बिकेगा, है ना। एक पेंटिंग लगा दी, कितने 10,000 रुपये, 20,000 रुपये, आखिर में 30,000, 40,000, 50,000, 2 लाख, 2 करोड़ रुपए, 2 करोड़ 1, 2 करोड़ 2, 2 करोड़ 3, तो टक 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 कैसे करता है, सेल हो जाती है। बस वही ऑक्शन सेल है। अच्छा, ये भी कुछ नया नहीं है सर, ये भी पढ़ा हुआ है। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट क्या होता है? जैसे कि आपने एक नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट तो शुरू से सुने तो ये सब होंगे, बिल ऑफ एक्सचेंज, अकाउंट्स में बहुत पढ़ा है, ये पढ़ा है ना अकाउंट्स में। हाँ ये तो पढ़ा है। हुंडी, सर ये हुंडी क्या है? कहती हुंडी सी चंद तगड़ा बना दे, वो वाला? नहीं नहीं नहीं, हुंडी ऐसे ही नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है। और ये आता है प्रोमिजरी नोट, बिल ऑफ एक्सचेंज, हुंडी, प्रोमिसरी नोट, और साथ ही साथ आपका एक चेक। ये चेक ना ज़रूर देख लेना। आपने आज अगर एक चेक काट दिया, उस पर आज की तारीख डाल दी, तो वो 3 महीने तक वैलिड रहता है, सामने वाला बंदा उसको कभी भी निकाल सकता है। तो सर एक मतलब ये मान लो एक बार आपने चेक काट दिया, चलो ये आपने देखा हुआ है, चेक काट दिया, उसको चेंज कर सकते हैं क्या? चेक को क्रॉस कैसे किया जाता है? एक चेक अगर ऐसे है, ठीक है, उसको ऐसे क्रॉस किया जाता है। क्या क्या तरीके होते हैं क्रॉस करने के? किसी को, अच्छा एक और टर्म सुनी होगी, कैंसिल्ड चेक। ये कैंसिल्ड चेक क्या होता है, क्या काम आता है? और एक बार जैसे आपका मोबाइल फ़ोन है, अगर मान लो मैंने किसी चेक पर डेट डाल दी 01/03/2019, तो ये कब तक वैलिड होगा? जैसे आपकी फ़ोन की वैलिडिटी है, इस चेक की भी वैलिडिटी होती है 3 महीने, 6 महीने नहीं है। ये सब चीज़ें नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट के अंदर आती है। अगर किसी बंदे ने आपको चेक दिया, यार ये बात कभी सर समझ नहीं आई मुझे, क्या नहीं समझ में आया? अमाउंट लिखा होता है, यहाँ लिखा होता है एक्सिस बैंक, ठीक है, यहाँ पर मतलब आपके ये वाले आपके साइन है, मान लो सामने मैं पैसे दे रहा हूँ छोटा भीम को। सर छोटा भीम को बड़े पैसे देते हो आप, मेरा दोस्त था, तुम्हारे को क्या? छोटा भीम को दे रहे हैं 50,000 रुपये। तो सर ये एक्सिस बैंक का क्या काम है इसमें? एक्सिस बैंक में अकाउंट है ना, किसका? छोटा भीम का नहीं, आपका, दिव्य मिगलानी, आपका अकाउंट है। अच्छा, तो एक्सिस बैंक का क्या काम है इसमें? ड्रॉर, ड्रॉई, पेई, क्या होता है ये? एक्सिस बैंक कर क्या रहा है बीच में? छोटा भीम को पैसे देने हैं, मैं अपने आप दे दूंगा, तू क्या कर रहा है बीच में, है ना। तो अब ये चेक पे ऐसे लगा आना चाहिए क्रॉसिंग, और ये क्रॉसिंग से क्या होता है, चेक के ऊपर अगर मैं इसको ऐसे काट दूं तो क्या होगा? ठीक है, चेक के ऊपर छोटा भीम लिख के मैंने ये काट दिया और यहाँ पर कालिया लिख दिया तो क्या होगा? ठीक है, 50,000 रुपये मैंने काट दिया यहाँ पर, इसको फिर से ऐसे कर दिया जैसे तुम लोग अपनी नोटबुक का हाल करते हो। चेक पास होगा क्या? क्रॉसिंग, एंडोर्समेंट, मटेरियल ऑल्ट्रेशन कब पास होगा, कब असाइन होगा, पार्टीज क्या क्या कर सकती हैं। अगर चेक मैंने दे दिया छोटा भीम को 50,000 रुपये का, अकाउंट में पैसे ही नहीं है, तो क्या होगा? जेल हो सकती है, जेल। डिसऑनर ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, चेक बाउंस हो गया ना किसी का, जेल हो जाएगी उसको, जेल। हाँ वो बचपन वाली बात है, जेल की रोटी खानी पड़ेगी, जेल का पानी पीना पड़ेगा, अब तो जेल में आना ही पड़ेगा, वैसे वाली बात है भाई। अच्छा, जेल किसको होगी? जिसने चेक काटा है, और क्या? छोटा भीम को होगी। छोटा भीम को पहले मैंने इससे पैसे लेने हैं, ऊपर से तुम मेरे को जेल में डालने में लगे हो यार, ये कोई बात है? आगे चलते हैं। इंडियन पार्टनरशिप एक्ट पहले से ही पढ़ते हुए आ रहे हैं कि पार्टनरशिप क्या होती है, कितने तरीके की होती है। 2 लोगों ने पार्टनरशिप कर ली, किस किसने? मोटू और पतलू ने। मोटू और पतलू ने पार्टनरशिप कर ली। क्या करेंगे भाई? हम पार्टनरशिप करके एक ढाबा खोलेंगे, मोटू और पतलू का एक ढाबा। बहुत बढ़िया। अब ये ढाबा के एक ढाबे के लिए पार्टनरशिप है, कितने टाइम के लिए ढाबा खोलेंगे? 2 साल के लिए, पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए है पर्टिकुलर पार्टनरशिप। कोई टाइम पीरियड नहीं है तो ठीक है, वैसी वाली पार्टनरशिप। क्या क्या तरीके की पार्टनरशिप है? पार्टनरशिप एट विल, पर्टिकुलर पार्टनरशिप। एक वेंचर के लिए मोटू और पतलू ने कहा चलो तुम और मैं मिलकर एक बिल्डिंग बनाते हैं, है ना, जिसमें क्या होगी? जिसमें 2 लिफ्ट होंगी। क्यों? क्योंकि ऊंची है बिल्डिंग, लिफ्ट तेरी बंद है। वो कहता है लिफ्ट बंद है, 2 लिफ्ट लगाएंगे, मोटू पतलू ने कहा।
कह रहे हैं एक बिल्डिंग बनाएंगे तो एक पर्टिकुलर बिल्डिंग बनाएंगे या अपार्टमेंट बनाएंगे तो एक वेंचर के लिए हुआ पर्टिकुलर पार्टनरशिप, ऐसा कोई टाइम नहीं लिखा तो पार्टनरशिप एट विल। अच्छा, अब उसमें कैसे फर्म बनेगी, कैसे उसका रिकॉन्स्टिट्यूशन होगा। सर ये रिकॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है? बेटा रिकॉन्स्टिट्यूशन बड़ी सिंपल सी बात है। आपके पास मोटू और पतलू हैं, हाँ ठीक है, मोटू और पतलू हैं हमारे पास। बीच में आ जाता है कालिया, कहता है कि मुझे भी ले लो, मुझसे पैसे ले लो और मुझे भी पार्टनर बना लो। कालिया ने आपको ऐसा कुछ कहा, आपने कहा ठीक है कालिया तुम पैसे ले आना, कल तुम भी पार्टनर बन जाएगा, कल से तुम भी पार्टनर बन जाना हमारी फर्म में। तो कालिया को ले लिया। अब इसे कहते हैं फिर से रिकॉन्स्टिट्यूशन। कालिया को ले लिया तो साथ में हमारे पास, कालिया तो सर कहीं और का है, हमारे पास वो आता है डोरेमोन। डोरेमोन कहता है नोबिता और मेरे को भी ले लो। मोटू कहता ना ना इतने सारे लोग होंगे तो मैं नहीं खेलूंगा, मैं ढाबा नहीं चलाऊंगा। तो किसी भी पार्टनर के आने से और जाने से रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फर्म होता है। अच्छा 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 अच्छा, तो ये रिकॉन्स्टिट्यूशन सर एडमिशन, रिटायरमेंट, हाँ, और एक्सपल्शन। क्लास में कभी तुम्हारे को सजा मिली है टीचर, लड़कों को तो मिली होगी ये वाली प्रॉब्लम, लड़कों के साथ तो ये हुआ होगा कि टीचर ने बोला और तुम यू गेट आउट ऑफ द क्लासरूम, तुम क्लास के बाहर जाओ, बाहर जाके खड़े हो जाओ, है ना। ऐसे ही मेंबर को भी बाहर निकाल सकते हैं, एक्सपल्शन ऑफ मेंबर। अच्छा, और फर्म को भी डिसॉल्व किया जा सकता है। ये सब क्या तरीके हैं, ये इंडियन पार्टनरशिप एक्ट हमें बताता है। अब आता है एलएलपी। एलएलपी क्या है? कुछ भी नहीं। जैसे किसी बंदे के दिमाग में ये आइडिया आया होगा कि राजमा और राइस को मिक्स कर दो, तो बस किसी बंदे ने ऐसा किया, उसने कंपनी प्लस पार्टनरशिप कर दिया। कंपनी और पार्टनरशिप को ऐसा मिक्स करके उसने बनाया कि दोनों को मिलाकर बन गई एलएलपी। अब एलएलपी क्या क्या होती है, कैसे बनती है, क्या मेंबरशिप है, क्या फंक्शनिंग है, कैसे बनेगी और कैसे खत्म होगी, ये सारी चीजें हम लोग पढ़ेंगे। सर सिलेबस तो बहुत सारा है, इतना सारा है नहीं, मैं बता डिटेल में रहा हूँ। इतना ही है आपका कमर्शियल लॉ, जो पेपर में है सीधा सीधा 30 मार्क्स का। 2 चैप्टर बहुत ही ज़्यादा अच्छे तरीके से इम्पोर्टेंट वो हैं ये, बाकी सब भी पढ़ना है, क्योंकि जब से पेपर में इंस्टीट्यूट ऑनलाइन पेपर लेकर आया ना, तो एक तो ना पेपर का भरोसा हो रहा है मेरे को। कोर्स अच्छा है, नो डाउट कोर्स अच्छा है, पर पेपर के अंदर कुछ नहीं कह सकते यार, कुछ नहीं कह सकते। वेटेज बोलते हैं फॉलो करेंगे, पर वो पता नहीं खुद ही फॉलो नहीं कर पाते हैं उसको, उस पर कोई कमेंट्स हमारे को नहीं करने हैं। ठीक है, अब आगे चलते हैं। इंडस्ट्रीज लॉ। सर इंडस्ट्रियल लॉ, ये कमर्शियल लॉ क्या होता है? नॉर्मल बिजनेस करने में ये काम आएगा। किसी की अगर दुकान भी है ना, किसी की दुकान है, मतलब किराने की दुकान है, किसी का टेंट का काम है, कुछ भी है, हर एक जगह ये चीज़ें काम आने वाली। अच्छा ऐसा क्या? हाँ, क्योंकि आधी दुनिया जब बात करती है ना, तो वो बोल देती है एज पर इंडियन पीनल कोड चेक बाउंस हो गया ना। इधर तेरे को बताऊँ, इंडियन पीनल कोड चेक बाउंस हो गया, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट लगता है उसके ऊपर, इंडियन पीनल कोड बताऊँ तेरे को, तो कुछ बहुत सारे ऐसे हैं, वो भी बात आपको देखने को मिलेगी। अब आते हैं इंडस्ट्रियल लॉ। कह रहे सर इंडस्ट्रियल लॉ क्या है? एक होता है फैक्ट्री, आपने सुना होगा कि फैक्ट्री है यार, उस फैक्ट्री में काम करता है वो, है ना। जैसे कहीं कहीं पे सुना होगा, जैसे अच्छा अभी आपने ये सुना होगा कि टाटा मोटर्स ने फोर्ड का जो प्लांट है वो एक्वायर कर लिया। तो फैक्ट्री किसको कहते हैं? आपने बोल दिया हमारे पड़ोस में एक फैक्ट्री है, क्या उसको फैक्ट्री कहते हैं? नहीं, पुरानी डेफिनेशन बता रहा हूँ, नई वाली नहीं बता रहा, पुराने वाली। 10 बंदे बिजली के साथ 20 बंदे बिना बिजली के जहाँ पर काम कर रहे हो उसे फैक्ट्री कहते हैं। अब ये डेफिनेशन चेंज होकर 50 और 100 की हो गई है। 50 बंदे बिजली के साथ, 100 बंदे बिना बिजली के। कितना आसान है याद रखना, ये आसान काम मेरा है। ठीक है, अब फैक्ट्री किसको कहते हैं? अब फैक्ट्री में जाओगे अगर देखा तो फैक्ट्री का, जैसे एक बैंक के अंदर ब्रांच मैनेजर होता है, फैक्ट्री के अंदर भी एक मैनेजर होता है। अब फैक्ट्री के अंदर कोई बंदा काम करने जा रहा है, ठीक है, कोई बंदा काम करने जा रहा है, उसने बोला कि एक बात बताओ भाई, यहाँ पे वॉशरूम कहाँ है? कह रहा है वॉशरूम तो है नहीं, वो रेलवे की पटरी पे जाना पड़ेगा। कह रहा है ऐसे थोड़ी होता है, ऐसे थोड़ी होता है। तो कह रहा है मैनेजर, एक फैक्ट्री के अंदर क्या क्या फैसिलिटीज होंगी, ठीक है, ये फैक्ट्री एक्ट किस पर अप्लाई होता है, क्या काम करना पड़ेगा और क्या क्या चीज़ें, बहुत छोटे छोटे चैप्टर्स हैं ये वाले, बड़े नहीं। तो फैक्ट्री की डेफिनेशन में क्या आप आते हो? नहीं आते। फैक्ट्रीज एक्ट को मानना पड़ेगा, नहीं मानना पड़ेगा। सर ये एप्लीकेबिलिटी क्या होती है? बेटा आप अगर गाड़ी में जा रहे हो तो हेलमेट डालते हो, गाड़ी 4 व्हीलर में नहीं, हेलमेट क्यों डालेंगे? क्यों हेलमेट क्यों नहीं डालते? हेलमेट तो आपको सर बाइक पे डालना होता है, स्कूटी पे डालना होता है। अच्छा पैदल चल रहे होते हैं तो हेलमेट डालना होता है? नहीं, कैसी बात कर रहे हो आप, आपको नहीं पता?
फिर सर जो हेलमेट है ना वो सीधा तभी अप्लाई होता है अगर हम टू व्हीलर पे जा रहे हैं। अच्छा, तो ऐसे ही फैक्ट्रीज एक्ट कहाँ कहाँ पर अप्लाई होगा ये आपको बता देगा। ऐसे ही ग्रेचुइटी, अब देखो कल को आप पास हो जाओगे भाई, सीएम में बन जाओगे। अब सीएम में बनने के बाद आप किसी भी कंपनी में नौकरी करने के लिए गए और वहां नौकरी करते करते आपको 3 साल से ज्यादा हो जाते हैं, 3 इयर्स या उससे ज्यादा हो जाते हैं, तो वो कंपनी आपको ग्रेचुइटी पे करेगी। ऐसा क्या? हाँ, वो कंपनी आपको ग्रेचुइटी पे करने के लिए जिम्मेदार है। ओके, मुझे नहीं पता थी ये चीज़, आज जान लो, नहीं पता थी तो। वो कंपनी आपको ग्रेचुइटी पे करेगी कितना? 15/26 इंटू जितनी आपकी पर महीने की सैलरी है। अच्छा, साल भर की इतनी ग्रेचुइटी है, बताऊंगा कैसे कंप्यूट किया जाता है। घर में भी कोई जॉब करता हो उसको बता देना कि भाई ग्रेचुइटी पढ़ने वाला हूं मैं, तुम्हारे को बताऊंगा अच्छे से क्या काम कैसे करना है। तुम्हारे को नहीं पता होगा, हम सिखाएंगे भाई, ठीक है। अब आता है प्रोविडेंट फंड। चलो ठीक है, ये प्रोविडेंट फंड तो आपने वैसे भी पढ़ा होगा। जब आप फिर से जॉब करने जाओगे तो आपको पता चलेगा कि कुछ हिस्सा आपकी पॉकेट का कटेगा। आपके पास एक बेसिक सैलरी का 12% आप दोगे और 12% ही आपका एम्प्लॉयर भी देगा, और ये सारा पैसा आपके प्रोविडेंट फंड अकाउंट के अंदर जमा होता रहेगा। अच्छा, तो मतलब सर एम्प्लॉय का भी इतना कटेगा? हाँ, और इतना ही एम्प्लॉयर भी कंट्रीब्यूट करेगा। दोनों सेम प्रोपोर्शन में कंट्रीब्यूट करेंगे और दोनों के पैसे प्रोविडेंट फंड अकाउंट में जाएंगे। अच्छा, किस किस को ऐसा करना है? क्या आपको भी ऐसा करना है? सर हमारी तो एक हलवाई की दुकान है, 4 बंदे हमारे पास काम करते हैं, हमारे को ऐसा करना है क्या? यही सब पता चलेगा एप्लीकेबिलिटी में, क्या क्या करना है क्या क्या नहीं करना है। सर हमारे पास तो एक शंभू काम कर रहा है पिछले 15 साल से, हमारे को उसको ग्रेचुइटी पे करनी पड़ेगी। और क्या, वो तो शंभू को अपने राइट्स के बारे में नहीं पता, आपको भी नहीं पता। कितने लोगों के पास 20-20 साल पुराने काम करने वाले लोग हैं, है ना उनको ग्रेचुइटी का पता है ना आपको पता है। हाँ, ये तो सर बात ही अलग हो गई। हाँ, अब देखो, आपने एक और टर्म सुनी होगी, प्रधानमंत्री जीवन बीमा ऐसे करके कुछ है ना, ऐसे कुछ, उसके बहुत कम पैसे कटते हैं और लाखों रुपए का इंश्योरेंस मिल जाता है। हाँ, अब ऐसा ही कुछ ऑर्गेनाइजेशंस को बोला गया कि भाई मोदी साहब ने तो दे दिया बीमा, अब तुम लोग भी अपने सारे एम्प्लॉयज का बीमा करवाओ। सर ये तो फंस जाएंगे। नहीं 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 नहीं, एक केस हुआ था भोपाल गैस ट्रेजेडी, उसमें पब्लिक लायबिलिटी इंश्योरेंस की बात है, खैर उसको छोड़ो। जितने भी आपके पास काम करने वाले एम्प्लॉयज हैं उन सब का इंश्योरेंस हमें करवाना पड़ेगा। हाँ सर, ये तो बड़ी सिरदर्दी है सर। सिरदर्दी काय की है? सिरदर्दी काय की है? खर्चा है फिर से। बोनस हमारी मांगे पूरी करो, बोनस दो। दिवाली पे बोनस मिलता है हम लोगों को, इतना पता है। कितना मिलेगा? कितना आपको देना पड़ेगा बोनस? हम देते तो हैं सब दिवाली पे, कितना देते हो? मिनिमम और मैक्सिमम क्राइटेरिया सरकार ने सेट कर दिया है, वो आपको बताएंगे कि कितना बोनस आपको देना है, और अगर आप एम्प्लॉय हो तो वो आपको बताएंगे आपको बोनस मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए। सर ये तो कुछ काम की चीज़ लग रही है। काम की ही चीज़ है बेटा, काम की ही चीज़ है। अगर आपको ये ही नहीं पता, अगर एम्प्लॉय ने मान लो अगर आपको बोल दिया कि यार बोनस तुम्हारा तो बनता ही नहीं है, अगर आपने एक्ट ही नहीं पढ़ा तो आपको क्या पता चलेगा? हाँ, आपने कहा, उसने कहा कि प्रोविडेंट फंड तुम्हारा इतना है, ठीक है, वहां पे जमा करवा दिया, आपको पता ही नहीं है प्रोविडेंट फंड अकाउंट में से पैसे निकलवाने कैसे हैं, आपको यही नहीं पता। अब आप एक जगह पे काम करते थे, चलो आप पास हो गए, आपकी जॉब लगी सबसे पहले, ठीक है, यहाँ पर एक सिंपल सा फंडा बताता हूँ। आपके पहले आपकी जॉब लगी, मान लो चलो टीसीएस में आप काम कर रहे थे, ठीक है। अब उसके बाद अगला फंडा क्या हुआ, यहाँ से आपने जॉब छोड़ी, अब आप चले गए रिलायंस में। सर टीसीएस में तो इंजीनियर जाते हैं, चले, प्रोफेशनल आदमी हर एक जगह होता है। आपको पतंजलि में भी नौकरी मिल सकती है, तो इसका मतलब ये थोड़ी आटा बेचोगे वहाँ। अगर आपको आईआरसीटीसी में नौकरी मिल जाती है, इसका मतलब ये थोड़ी टिकट काट रहे हो या ट्रेन चला रहे हो या ट्रेन धो रहे हो बैठ के। प्रोफेशनल्स की रिक्वायरमेंट हर किसी को है। 22,000 कंपनीज हैं इंडिया में, 22,000 रजिस्टर्ड, उनको तो है ही है। अच्छा ठीक है, अब टीसीएस छोड़ के आप रिलायंस में चले गए। टीसीएस में आपका प्रोविडेंट फंड कटता था, वही सेम पीएफ नंबर आपको यहाँ पर भी देना है बेटा, ये प्रैक्टिकल काम है, ध्यान रखना। प्रोविडेंट फंड अकाउंट नंबर चेंज मत करना,
जो पैसा ये इकट्ठा होता जा रहा है ना यहाँ पर, ये बुढ़ापे से पहले नहीं मिलने का है। पता चले टीसीएस में अलग बनवा दिया और वहाँ अलग बनवा दिया। एक ही प्रॉविडेंट फंड अकाउंट नंबर रखना है जिंदगी भर, जैसे आधार कार्ड नंबर सेम है ना वैसा ही सेम रखना। अच्छा सर बोनस कितना मिलता है? 8.33% से लेकर 20%। ऑफ व्हाट? अब उसके बाद 2-3 चीजें देखनी पड़ती हैं कि एलोकेबल सरप्लस उनके पास है या नहीं। आगे चलते हैं, मिनिमम वेजेस एक्ट। अच्छा देखो, अब जैसे कि आप लोगों को पता ही है श्रीलंका में बहुत बुरा हाल हो गया। हाँ, श्रीलंका में बहुत बुरा हाल हो गया सर। और ये इतने सारे बीपीओ इंडिया में क्यों खुले हुए हैं? बीपीओ, हाँ आप देखते हो बार बार इतने सारे बीपीओ यहाँ पर खुले हुए हैं। ये क्या सिस्टम है भाई? इतने सारे बीपीओ इंडिया में क्यों खोल दिए? कह रहा क्योंकि एक फंडा होता है जिसे कहते हैं मिनिमम वेजेस एक्ट। अब अगर कोई कंपनी आज की डेट में श्रीलंका चली जाए और कहे कि भाई मैं नौकरी देने को तैयार हूं, मैं तुम्हारे को 10,000 रुपये महीना दूंगा, तो बहुत सारे लोग आ जाएंगे। कोई कहेगा मुझे 8,000 दे देना, कोई कहेगा मुझे 5,000 दे देना, कोई कहेगा मुझे बहुत जरूरत है मुझे 4,000 ही दे देना। तो अब 4,000 पे कोई कर रहा होगा, कोई कहेगा मुझे 3,000 ही दे देना, कोई कहेगा 2,000 दे देना। सर ऐसे तो फ्री में भी आ जाएंगे। नहीं नहीं, एग्जाम्पल को समझो, बह मत जाया करो एग्जाम्पल में। तो कोई कहेगा कि यार मुझे 2,000 दे देना, ठीक है। इतना बुरा हाल है श्रीलंका में इस टाइम पे। अब क्या सर ऐसे ही अब ये जो 10,000 पे करने की रिक्वायरमेंट है, 10,000 रुपये एक काम के लिए बनते हैं। अगर बुरा हाल हो गया तो 2,000 रुपये के अंदर भी इंसान काम करने के लिए आ जाएगा, जैसे कि अभी श्रीलंका में ऐसा हो सकता है, ठीक है, क्योंकि बहुत ज़्यादा मतलब एम्प्लॉयमेंट है ही नहीं बिल्कुल। कह रहे तो अब गवर्नमेंट ने क्या कहा? गवर्नमेंट ने कहा हमने मिनिमम वेजेस फिक्स कर दी हैं भाई, कि अगर आप अब देखो, आप अगर किसी लेबर को पकड़ कर लाते हो काम करवाने के लिए, तो वो आपको बोलेगा भैया हमारी तो 800 रुपये दिहाड़ी है। 800 रुपये क्या है? दिहाड़ी। तो ऐसे ही गवर्नमेंट ने क्या किया, वो उसने बोला इससे नीचे हम एक दिन का काम नहीं करेंगे। अब ऐसे ही गवर्नमेंट ने क्या किया, मिनिमम वेजेस को फिक्स कर दिया। इंडिया में मिनिमम वेजेस हैं। अब भाई कोई भी काम करने जाता है, तो चाहे कोई बीपीओ है कुछ भी है, वहां पर मान लो चलो मिनिमम वेजेस जो फिक्स है वो है 15,500 रुपये। एग्जाम्पल है ये, इतनी फिक्स नहीं है, ठीक है, मान लो इतनी फिक्स है। अब रीजन क्या है यहां पर इतने बीपीओ क्यों है? क्योंकि सर यही अगर हम बात करें तो यूएस के अंदर होगी कम से कम भी ना करते हुए भी $500, $500 हो सकता है, 1,500 भी हो, मुझे वहां का नहीं पता। $1,500 के हिसाब से वहां पर उसे पे करना पड़ेगा 1.5 लाख, और इंडिया में तो इतने में 10 लोग मिल जाएंगे। मिनिमम वेजेस एक्ट आपने एक बंदे को अगर रखा तो कम से कम कितने पैसे उसको देने हैं? अच्छा, मिनिमम वेजेस एक्ट, जी हाँ, मिनिमम वेजेस एक्ट। अब पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट, अब एक बंदा है, चलो ठीक है, मान लो, चलो इस अब मान लेते हैं कि जैसे मेरी एक दुकान है, मेरी एक हलवाई की दुकान है। हाँ, आपकी हलवाई की दुकान है, ये तो हमें पता है बहुत पहले से। अच्छा, तुम्हें पता है, चलो ठीक है। मेरे पास एक बंदा आया, ठीक है, मेरे पास एक बंदा आया, वो एम्प्लॉय है, मेरे यहाँ पर काम करता है, ठीक है। कौन है? जो ऐसे गोल गोल जलेबी बनाता है। ये क्या कर रहा है? वो जलेबी बना रहा है गोल गोल। मेरे को कहता है पैसे। मैंने कहा काय के पैसे? मैं कि इतने साल से तू जलेबी बना रहा है, आज तक सीधी नहीं बना पाया, तू काय के पैसे? तो कह रहा नहीं नहीं देखो जी, जलेबी तो ऐसे ही बनती है। मैंने कहा अच्छा। मैंने कहा मुझे लगा हाथ बनानी नहीं आती तेरे को। तो उसने बोला नहीं भैया, ये तो ऐसे ही बनती है। ये क्या है? ये क्या है सर? ये इसका पेट है, हलवाई का पेट मोटा होता है, पेट। तो अब भाई यहाँ पर जो ओनर है उसने इसको पे करना है। हाँ, पैसे अब पूरा महीना खत्म हो गया, इसको पैसे कैसे मिलेंगे? इसकी वेजेस कैसे मिलेंगी? ये बंदा इसको बोल सकता है चल पैसे तो है नहीं, तो फिर तू अगले महीने ले लियो। अगर पैसे देगा, मान लो चलो अप्रैल की पेमेंट करनी है, फॉर द मंथ ऑफ अप्रैल आपने पे करना है, तो कब पे करोगे? सर मई में कौन सी तारीख को? ये लॉ ने बताया है। उसने बोला यार पैसे तो है नहीं, तो एक काम कर, रोज 2 किलो दूध ले जाया कर मुझसे, पैसे तो है नहीं मेरे पास। कह रहा नहीं 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 भाई, नहीं ऐसे नहीं चलेगा। दूध ले जाकर, खाने पीने का सामान यहीं से ले जाया कर, और मिठाई ले जाइयो बस, और क्या यार, पैसे तो है नहीं। अच्छा, कह रहा बदले में क्या मिलेगा? कह रहा बदले में तुम्हारे को गालियां दूंगा सुबह शाम। कह रहा ऐसे थोड़ी चलता है यार। पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट 1936 ने यह बताया कि वेजेस अगर है तो कैसे पे की जाएगी। पेंशन फंड रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी एक्ट 2013, पहले नहीं था सिलेबस में, बाद में लाया गया है, क्योंकि ये एक्ट ही बेचारा खुद 2013 में आया। अब पहले क्या था, 2004 से पहले जो भी लोग काम करते थे गवर्नमेंट जॉब में, उनको पेंशन मिलती थी। अब क्या है, अब ये फंडा नहीं है, तो अब क्या होता है, अब एनपीएस में कंट्रीब्यूशन करना पड़ता है। नेशनल पेंशन स्कीम में हम पैसा डालते हैं।
अच्छा, हाँ, एनपीएस में हम पैसा डालते हैं और पैसा डालने के बाद वही पैसा धीरे धीरे बुढ़ापे में हमारे काम आता है। जैसे आपने एक और चीज़ सुनी होगी ना, जो है रिटायरमेंट प्लान। हाँ, रिटायरमेंट प्लान तो हमने सुना है, कुछ ऐसा ही होता है एनपीएस। इस बारे में चल के बताऊंगा, प्रैक्टिकली बहुत काम आने वाली चीज़ है। ये वाली जितनी चीज़ें हैं ना यार, इंडस्ट्रियल लॉ, ये प्रैक्टिकली काम आएगा। ये दुकानदार के पर्सपेक्टिव से तो कमर्शियल लॉ भी काम आएगा। तो ये सब ऐसा है कि अगर आपका अपना बिजनेस भी चल रहा है तो भी काम आने वाली चीज़ें। आगे चलते हैं। अब आता है कॉर्पोरेट लॉ। कॉर्पोरेट लॉ में होता क्या है, जैसे कि आप लोग जानते हैं कि आप एक कंपनी सेक्रेटरी से लॉ पढ़ रहे हैं, तो दोस्तों कॉर्पोरेट लॉ में आता है कंपनीज एक्ट 2013। अच्छा, 2013, बिल्कुल। कंपनी कैसे बनेगी, कैसे चलेगी, क्या क्या उसके मेन डॉक्यूमेंट्स होंगे। जैसी सिंपल सी बात है, आपने एक बच्चा है, उसके पैदा होने से लेकर पूरी जिंदगी का सफ़र और कहाँ पर जाके किस्सा खत्म होगा, ये सब कुछ कंपनीज एक्ट में लिखा हुआ है। अगर मैं मानूं कि वो कंपनी एक बच्चा है, तो उसके पैदा होने से लेकर मरने तक का सारा फंडा कहाँ लिखा हुआ है, कंपनीज एक्ट के अंदर। जैसे आप एक होता है ना, वो क्या करते हैं पंडित जी बनाते, क्या बनाते हैं वो, जन्म कुंडली। इसका तो ये वाला है, इसका शनि है, मंगल है, राहु। तो कंपनी का शनि, मंगल, राहु, केतु, हर एक चीज़ कंपनीज एक्ट में लिखी है। क्या करना है, कब करना है। जैसे आप बचपन में आप बड़े हुए जब, तो कुछ डॉक्यूमेंट बने, जैसे कि डॉक्यूमेंट बने, आपने डिसाइड किया आप क्या करेंगे। 3 इडियट्स में भी कुछ ऐसी बात हुई, मेरा बेटा फरहान कुरैशी बीटेक इंजीनियर। कंपनी क्या करेगी क्या नहीं, कुछ चीज़ें अच्छी हैं कुछ बुरी हैं, ये सब आपको बताया गया। आपको बताया आप क्या कर सकते हैं क्या नहीं, है ना। आपको बताया गया, फिर आप सीएमए के अंदर आ गए। आपके ऑब्जेक्ट्स थे कि मैं कॉमर्स लूँगा, ऑब्जेक्ट क्या करना है क्या नहीं, ऑब्जेक्ट फिर से ऑब्जेक्टिव आ गया दिमाग के अंदर, क्या भाई सीएमए करेंगे। अब आगे चलते हैं, ऐसे ही अब और आगे चले तो एक दिन आपकी सर स्कूल के अंदर पेरेंट टीचर मीटिंग हुई। ऐसे ही कंपनी की एनुअल जनरल मीटिंग होती है, आपके ऊपर पैसे लगाए जाते हैं। आप पे पैसे लग रहे हैं ना, यहाँ पे आए हो, क्लास लोगे फिर पैसा खर्ची करोगे। ऐसे ही आपके इन्वेस्टर्स हैं, मम्मी पापा पैसा लगा रहे हैं आप पे। ऐसे ही कंपनी के भी इन्वेस्टर्स होते हैं जिनको शेयर होल्डर कहते हैं। फिर कंपनी की मैनेजमेंट होती है, अपनी डे टू डे अफेयर्स पे जो काम करती है। डे टू डे अफेयर्स पे जो क्लासेस होती हैं, आप पढ़ते हो मुझसे, ये क्या है, मैनेजमेंट। सर सब्जेक्ट को आपने कैसे मैनेज किया है ये सब देखा जाए। ये बहुत बड़ा एग्जाम्पल है, इस पे नहीं ज़्यादा बात करूँगा। अच्छा, अब और साथ ही साथ देखो, सिर्फ इतनी सी बात को समझ लो, जैसे कि आप हो, आपके ऊपर बहुत सारे पैसे लगते हैं, है ना, बहुत सारे पैसे लगते हैं बेटा तेरे पे, तू पढ़ाई कर लिया कर बेटा। तो बहुत सारे इन्वेस्टर्स हैं आपके पास, है ना। कुछ इन्वेस्टर्स जो ऐसे हैं जिनके पैसे आपने लिए हैं वापस कर दोगे, जैसे कि भाई बहन दिया, थोड़े से पैसे दे दो बाद में ले लेना। और कुछ इन्वेस्टर्स ऐसे हैं जिन्होंने आपको पैसे तो दे दिए हैं पर वो कभी वापस नहीं मांगेंगे, जैसे शेयर होल्डर्स। और उसके बाद आपके पास जो पूरा का पूरा किस्सा चल रहा है, आपको चलाने वाले हैं डे टू डे अफेयर्स, डे टू डे मैनेजमेंट के लोग। अब आपको पूरे तरीके से ये सब्जेक्ट कैसे पढ़ना है कैसे नहीं, ये कौन बता रहा है। कह रहे सर पैसा तो लगाया मम्मी पापा ने, पर सब्जेक्ट के बारे में तो आप बता रहे हो। यस, ऐसे ही होती है एक कंपनी। अब मैंने भैया बहुत सारी कंपनियों में पैसे लगा दिए हैं। हाँ, आपने तो बहुत सारी कंपनी में पैसे लगा दिए। अब इतनी सारी कंपनी में मैंने पैसे लगा दिए, मैं चला जाऊँ कल से रिलायंस के ऑफिस, बोल दूँ मुकेश अंबानी को, मैं कहा सर अब मैं बैठूंगा, कल से आप जाओ। क्या तू कौन, मैंने कहा इन्वेस्टर, पैसे लगाए हैं मैंने। सीधा बोलेगा, गार्ड को बुलाएगा, उठा के बाहर फेंक इसको, पैसे लगाए हैं इसने। कह रहा वैसे भी मैं नहीं हूँ, आकाश अंबानी है मेरी जगह पे। मैंने कहा वो तो जियो का है ना, आप किसी और में लगा दो सर, मेरे को पेट्रोलियम बिजनेस दे दो, मैं भी तो मालिक हूँ सर, इन्वेस्टर हूँ कि नहीं। कह रहा भाई वो इन्वेस्टर होगा तू अपने घर पे निकल फिलहाल यहाँ से, इन्वेस्टर हूँ मैं। अब ऐसे ही पैसा लगाने वाले लोग हैं, और ये डायरेक्टर्स वो हैं जो कंपनी के डे टू डे अफेयर्स देखते हैं। अच्छा, ये भी किस्सा बहुत मज़ेदार है। अब एक बात बताओ, मैंने कहा पैसे लगाऊं, तो उन्होंने कहा ठीक है। अब मैं जाकर वहाँ से प्रिंटर उठा के ले आया, मेरे को प्रिंटर चाहिए था, मैं उठा कर ले आया। मुकेश अंबानी ने मेरे को बोला, कह रहा ये क्या कर रहे हो। मैंने कहा अरे मालिक हूँ, ढंग से बोला करो तुम, मैं स्वागत नहीं करोगे, हमारा मालिक है। कह रहा स्वागत का बताऊँ, मैं प्रिंटर उठा रहा था। कहता अरे भाई ओ क्या कर रहा है। मैंने कहा यार मालिक हूँ मैं, मेरे को चाहिए प्रिंटर, लेके जा रहा हूँ। कह रहा मालिक है तू। मैंने कहा हाँ, मैंने शेयर होल्डर हूँ, आपने तो बोला था शेयर होल्डर्स आर द ओनर्स ऑफ कंपनी। मैंने कहा मालिक हूँ ना मैं, प्रॉपर्टी में से लेकर जा रहा हूँ। मैंने कहा ये बिल्डिंग में एक ईंट लगी हुई है मेरी। कहता हाँ निकाल ले। मैं कहा सबसे नीचे वाली है। तो अब इन्वेस्टर्स कैसे किस तरीके से पार्टिसिपेट कर सकते हैं,
किस किस तरीके से, अब एक कंपनी है, काम करने के लिए पैसा चाहिए, हाँ पैसा चाहिए। अब पहले तो ये जो बात कर रहे थे हम लोग, डायरेक्टर्स कितने होंगे, किस तरीके से होंगे, कितने टाइप की कंपनी होगी, कैसे बनेगी, कैसे चलेगी, क्या क्या काम होंगे। अब कंपनी को क्या चाहिए होगा, पैसा, यानी कि फंड्स। फंड्स दो तरीके से आएंगे इनके पास। पहला कि भैया लोन ले लो, लोन ले लो। दूसरा, नहीं तो शेयर्स या डिबेंचर्स को इशू कर दो, या लोन ले लो। अब ये सारी बातें हम लोग यहां पर पढ़ेंगे। अच्छा, तो कंपनी का भी पता होगा, ये भी पता होगा, ये भी पता होगा, सब पता होगा, सब पता होगा तुम्हारे को, A to Z। अगले आते हैं लास्ट में एथिक्स पर। जैसे बचपन से ही हम लोग सीखते आ रहे हैं यार, है ना, बचपन से ही हम लोग सीखते आ रहे हैं कि आपके पास कुछ एथिक्स हैं बेटा। जैसे तुम्हारा कंपैरिजन बचपन से ही वो पड़ोस में जो बच्चा कोई रहता है उससे होता रहता है ना। उसको देख कितना अच्छा बच्चा है वो, उसको देख कितना अच्छा बच्चा है, जब भी मिलता नमस्ते करता। और तेरे को देखियो, तूने कभी नमस्ते करी उसके मम्मी पापा को? मैंने कहा अरे यार वो क्या है। तो एथिक्स यानी कि इथोस, क्या अच्छा है क्या बुरा है, ये तो बचपन से सिखाते आ रहे हैं। अब बिजनेस के लिए भी क्या अच्छा है क्या बुरा है, ये है हमारा लास्ट चैप्टर, यानी कि एथिक्स। 10 मार्क्स के लिए सिर्फ और सिर्फ हार्डली 10 पेजेस पढ़ने पड़ते हैं। 10 पेजेस भी ज़्यादा बता रहा हूँ, शायद 7 पेजेस होंगे। 7 पेजेस के अंदर 10 नंबर मिलते हैं। और यहाँ ऊपर का जो अगले ही चीज़ बताऊंगा कि हाउ टू प्रिपेयर, ठीक है, या फिर इफेक्टिव स्ट्रैटेजी। प्रिपरेशन में तो यही सब आता है, यही पूरा का पूरा सिलेबस है, यही पूरा का पूरा तरीका है। पर अगर हम लोग बात करते हैं कि गड़बड़ कहाँ है, तो गड़बड़ यही है कि बच्चे कुछ चैप्टर्स को छोड़ देते हैं, ओवर एम्फसाइज कर देते हैं इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पर, पार्टनरशिप को, इस चैप्टर को भी ज़्यादातर छोड़कर चले जाते हैं। 5 नंबर का आता है ये LLP है, हाँ पार्टनरशिप आता है 6-7 नंबर का। सेल ऑफ गुड्स एक्ट आ जाता है 4 नंबर के आसपास, 4 मार्क्स का ये, 4-5 मार्क्स का पार्टनरशिप, 4-5 मार्क्स का LLP। तो आप तो 30 मार्क्स का कमर्शियल लॉ बोल रहे हो, हमेशा फालतू ही मिलेगा। पेपर इंस्टीट्यूट बोलता ज़रूर है कि 100 मार्क्स का है, पर वो 100 मार्क्स का नहीं, कितने का आता है, 100 मार्क्स से हमेशा से ही कम से कम 15 मार्क्स के आसपास एक्स्ट्रा होगा। बेटा मैं बार बार एक ही चीज़ बोल रहा हूँ, नहीं समझ में आया मुझसे कोई बात नहीं, कहीं से भी पढ़ना, पर ये इसे अंडर एस्टिमेट मत करना हर एक सब्जेक्ट में। ये साथ ही साथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है यार। मॉड्यूल के अंदर भी कुछ क्वेश्चंस गिवन होते हैं, उनको बहुत अच्छे से करना, क्योंकि अगर वो सब बहुत अच्छे से कर लिया ना, तो मतलब इसको लगा डाला तो उसके बाद लाइव जिंगा डाला। फिर भी अगर कुछ डाउट्स हैं, कोई दिक्कत है, कुछ नहीं समझ में आया, तो मुझे बताना ज़रूर कमेंट करके, मैं दोबारा से उन चीज़ों को एक्सप्लेन करने के लिए रेडी रहता हूँ, ठीक है। चलिए, तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम, और स्टे ट्यून्ड। कुछ भी और ऐसी रिक्वायरमेंट है तो मुझे बताना, आई विल गेट बैक टू यू गाइस, ठीक है। चलिए, बाय बाय, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम एंड स्टे ट्यून्ड, बाय।